सार्कोमा बेसिकली हड्डियों में और गोश्त में बनने वाले कैंसर कहते हैं। लाइपोमा चर्बी है कि ये तमाम 3-4 जो स्टेप्स हमने चेक किए हैं इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये लाइपोमा नहीं लाइपोसार्कोमा हो सकता है, ये कोई भी सार्कोमा हो सकता है। सार्कोमा जो हड्डियों में पट्टन बन रहा है वो सीबीसी आपको कैसे बता देगी कि आपके पेट में या आपके हड्डी में कैंसर है। तो सीबीसी का टेस्ट कराना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप एफएनएसी करा लें, सुई वाला टेस्ट करा लें। ये एक आप कहने की बहुत बड़ी गलती है जो आप कर बैठते हैं। अच्छा। इसका खमियाजा फिर मरीज ही भुगतता है और कोई नहीं भुगतता। तो फिर हम ईलिंग सार्कोमा कहते हैं। ये एग्रेसिव होता है, बच्चों में होता है, हड्डियों में आमतौर पर बनता है, पट्ठों में भी बन सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। परेशानी होना चाहिए, बात वहीं आ जाएगी कि अगर आप पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में आएंगे तो ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा, लास्ट स्टेज में आएंगे तो फिर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और बायोप्सी कराने से पहले एक दफ़ा सीटी स्कैन या एमआरआई जरूर करवा लें। नाजरीन, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसे वूप सर्जरी कहा जाता है। ये इस वक्त होता है कि जब एक आम सर्जन बगैर एमआरआई के मरीज के जिस्म पर मौजूद एक गिल्टी को काट देता है। वो ये सोचकर काटता है कि ये एक आम चर्बी की गिल्टी है या कोई आम सी रसोली है, लेकिन जब वो उसको काटता है तो उसे एहसास होता है कि उसने एक सोए हुए दरिंदे को जगा दिया। यानी कि जो कैंसर 100% काबिल इलाज था, अब वो 4th स्टेज का लाइलाज कैंसर बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, दुनिया भर में कैंसर को 2 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। एक कार्सिनोमा जो छाती, फेफड़ों या मैदे का होता है, और दूसरे नंबर पे सार्कोमा। थोड़ा तफसील में बताइएगा कि ये सार्कोमा जो है ये कार्सिनोमा से किस तरह मुख्तलिफ है। सार्कोमा बेसिकली हड्डियों में और गोश्त में बनने वाले कैंसर कहते हैं। ठीक है। जब इंसान पैदा होता है तो जब वो बन रहा होता है, इब्तदाई स्टेज में होता है, तो इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। माँ के पेट पे जब बच्चा बन रहा होता है जी जी, तो उसमें 3 लेयर्स सबसे पहले सेल्स की बनती हैं, अंदरूनी, दरमियानी और बाहर वाली। सबसे अंदरूनी जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं मेसोडर्म। मेसोडर्म से बेसिकली ये तमाम चीज़ें बनती हैं जिसको हम कहते हैं पट्ठे, गोश्त, मसल्स, हड्डियाँ, खून की नालियाँ, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब चीज़ें उससे बनती हैं। सही। तो ये जो सार्कोमा है बेसिकली इन कनेक्टिव टिश्यूज़ और इन मेसोडर्म लेयर से बनने वाली चीज़ों के अंदर ये पैदा होता है। और जिस तरह जिगर का कैंसर हम कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ये बेसिकली हमारे बाकी जो एपिडर्मल जो ऊपर वाली लेयर्स है उसका कैंसर होता है। जैसे स्किन का कैंसर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये बाकी लेयर्स में होता है। तो बाकी जो कैंसर्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि वो जब बनते हैं तो उन्हें फैलने के लिए सबसे पहले लिम्फ नोड जो गिल्टियाँ होती हैं जो पानी और खून की गर्दिश को फिल्टर करती हैं और उनको चलाती हैं, उनमें पहले जाता है और फिर आगे फैलता है। लेकिन चूंकि ये सार्कोमा जो है ये खून की नालियों के दरमियान और चूंकि उसी के सेल्स के साथ अटैच होता है तो इसलिए ये एग्रेसिव इसलिए हो जाता है कि ये डायरेक्ट अटैचमेंट होती है और डायरेक्ट वेसल्स के अंदर, खून के अंदर शामिल होता है। इसलिए आमतौर पर ये सार्कोमा के केसेस आपको मिलते हैं। जब ये फैलते हैं तो डायरेक्ट फेफड़ों में चले जाते हैं क्योंकि ब्लड में शामिल हुए और जाकर फेफड़ों में फंस गए, और हमने उन्हें कहा कि आपका मरीज को सार्कोमा तो है लेकिन बदकिस्मती से वो आपको फेफड़ों में फैल चुका है। तो इसकी ये एग्रेसिवनेस है जिसकी वजह से खतरनाक समझा जाता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि हमें पता नहीं चलता और ये एकदम से जो है ये फैल जाता है। डॉक्टर साहब, रिसर्च कहती है कि इंसान के जिस्म पर निकलने वाली 99% गिल्टियाँ बेज़र यानी कि चर्बी की होती हैं, लेकिन जो 1% सार्कोमा होता है। अब एक आम इंसान और लोकल डॉक्टर 99% और 1% में कैसे फ़र्क करेगा? देखिए, जो चर्बी की गिल्टी बनती है उसे लाइपोमा कहते हैं और आमतौर पे कई मरीजों के अंदर होती है। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं इस परेशानी में कि ये गिल्टी मेरी कमर पे बन गई है, डॉक्टर साहब 4-6 माह हो चुके हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही, मुझे डर है कैंसर है। ठीक है। हम उसे चेक करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि आप परेशान हो, ये लाइपोमा है। अगर वो तसल्ली ना करे तो हम कोई अल्ट्रासाउंड करके उसकी तसल्ली भी करवा देते हैं, लेकिन किसी बड़े टेस्ट की तरफ नहीं जाते क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस है वो ऐसी नहीं होती कि वो कैंसर होता है। तो हम उसके ऊपर कोई बड़ा टेस्ट नहीं लगाते बल्कि उसको रीश्योर कर देते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं, समझा देते हैं कि बीबी ये कैंसर नहीं है, ये चर्बी है। लेकिन उसके साथ साथ उसको एक एहतियात भी बता देते हैं कि अगर ये गिल्टी सख्त हो जाती है या ये साइड में बढ़ना शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो फिर आपने हमें आकर जरूर बताना है क्योंकि हो सकता है कैंसर में तब्दील हो जाए। अब इसमें लोगों के ज़हन में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिर हम इसमें फ़र्क कैसे पता करेंगे। लाइपोमा चर्बी है, चर्बी इकट्ठी हो गई, प्रेशर एरिया में बनती है, जैसे कमर के ऊपर बन गई, लोग लेटे रहते हैं, वजन ज़्यादा होता है तो चर्बी इकट्ठी हुई चर्बी बन गई, या फिर कुछ ऐसी जिस्म के एरिया जहाँ पर प्रेशर पड़ सकता है वहाँ पर ये गिल्टियाँ चर्बी की इकट्ठी हो जाती हैं।
चर्बी की गिल्टी होती है, हम उसके ऊपर हाथ लगाते हैं, वो स्लिप हो जाती है। आप हाथ रखेंगे वो आगे चल जाएगी, इधर रखेंगे वापस आ जाएगी, वो आपकी उंगली के नीचे ना स्लिप होती रहेगी, नरम सी होगी, आप उसको हाथ में पकड़ेंगे दबाएंगे जैसे गुब्बारे की तरह होता है, पिचक भी जाएगी और जब छोड़ेंगे तो वापस बन जाएगी। सही। ये जो अपीयरेंस है ये चर्बी की है, इसका मतलब है ये लाइपोमा है, लाइपोसार्कोमा नहीं है। बट लेकिन जब हम एक ऐसी गिल्टी के ऊपर हाथ लगाएं जिसके ऊपर हम दबाएं तो वो दबे ना, हमें महसूस हो जैसे कोई सख्त पत्थर की तरह की गिल्टी है और वो हमारी उंगली के नीचे स्लिप ना हो, वहीं पड़ी रहे, ऐसे लगे जैसे निचली किसी हड्डी या किसी चीज से फिक्स हुई पड़ी है। और मरीज आके मैं बताता है कि डॉक्टर साहब 2 महीने से ना ये गिल्टी बनी थी और 2 महीने हुए देखिए कितनी बड़ी हो चुकी है। तो उसकी जो रैपिड इंक्रीज है साइज में कि 2 महीने 3 महीने में एकदम से साइज बढ़ गया है, वो फिर हमें बताता है कि ये तमाम 3-4 जो स्टेप्स हमने चेक किए हैं इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि ये लाइपोमा नहीं लाइपोसार्कोमा हो सकता है, ये कोई भी सार्कोमा हो सकता है। उससे सार्कोमा हड्डी का ग्रोथ है जो अब बाहर आ गई है और हमें एक बहुत बड़ा मैस नजर आ रहा है। तो वहां पर फिर हम इस पेशेंट को कोई बड़ा टेस्ट सीटी स्कैन या एमआरआई लिख के दे सकते हैं या फिर हम उसे डायरेक्टली कह देते हैं कि आप बायोप्सी कराएं, हमें लगता है कि इसके अंदर कैंसर भी हो सकता है, तो फिर उसको हम टेस्ट करके कंफर्म करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में जैसे मैंने वूप सर्जरी का जिक्र किया, अब एक सर्जन जो है वो बगैर एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के जब गिल्टी को काटता है तो उसके बाद नताइज क्या निकलते हैं? देखिए, इससे सार्कोमा की सर्जरी बाकी कैंसर से डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हड्डियों का कैंसर है आमतौर पर जोड़ के बाद पास बनता है तो बड़ी केयरफुली ऑपरेट करना पड़ता है क्योंकि हम जोड़ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हड्डी का कोई जोड़ होता है। इस तरह ये सार्कोमा जो पट्टों वगैरह में बनते हैं तो ये उन गोश्त के पट्टों के दरमियान बनते हैं, तो इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं पता चलती कि ये कितना डीपली अंदर गया हुआ है। सही। तो अगर कोई सर्जन गलती से फौरी तौर पर इसका फैसला कर ले कि मैं इसको काट के निकाल देता हूँ, तो बेसिकली गलती वो उससे क्या होती है कि वो जो ज़ाहिरी तौर पर उसको फील हो रहा होता है या उसको नजर आ रहा होता है वो उसको काट देता है। ठीक है। बेसिकली सार्कोमा के गिर्द एक होल होता है जिसको हम सूडो कैप्सूल कहते हैं। फीलिंग ये होती है कि ये एक होल है, इसके अंदर मर्ज पड़ा है, जबकि वो होल नहीं होता, उसके अंदर से बारीक बारीक उसके माइक्रोमेट्स होते हैं जो कि बाहर एक जड़ की तरह फैले हुए होते हैं। ठीक है। तो जब हम उसको काटते हैं तो हम उस मेन जो हमें मोटी सी रसोई नजर निकाल रहे होते हैं, लेकिन यूँ समझे कि नीचे पीछे हम उसकी कुछ जड़ें छोड़ आते हैं जो ना नजर आने वाली हैं, माइक्रोमेट्स हैं। आप इसको सीडलिंग भी कह सकते हैं कि उसका आलूदा खून जो है वो वहाँ पे गिर गया है। इसलिए सार्कोमा के अंदर आमतौर पर जैसे बाकी कैंसर के अंदर हम कहते हैं कि आप ट्रू कट बायोप्सी करा लें, नीडल के जरिए बायोप्सी कराएं, सार्कोमा में हम रिकमेंड नहीं करते। सार्कोमा में हम कहते हैं इंसिजनल बायोप्सी कराएं, यानी कि ऊपर से कट दिया जाए स्किन से, उसको ओपन किया जाए और अंडर विजन देखकर जो हमें कैंसर की रिजल्ट नजर आ रही है उसके होल के अंदर से सैंपल लिया जाए ताकि हम उसको सीडलिंग ना करें और नीडल वाले पूरे ट्रैक में कैंसर के सेल्स को ना फैला दें। तो इसकी बायोप्सी भी बाकियों की निस्बत डिफरेंट होती है और ये वजह जिसकी वजह से जो है हम जब कैंसर काटते हैं तो बेसिकली हम काट के पूरा ही निकालते, पीछे छोड़ आते हैं जो बाद में फिर हमें नजर आता है। यानी कि जो रसोली के सर्जन को नजर आ रही होती है वो 50% होता है, वो 50% नहीं कह सकते, 80% कह सकते हैं, 90% कह सकते हैं। इशू ये है कि अगर आप किसी सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करेंगे या इसको अगर ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन बैठ के डिसाइड करते हैं तो फिर हम कोई टेस्ट करवाएंगे सीटी एमआरआई कराने का मकसद ये होता है कि हम उसको अंदर डीपली ऑब्जर्व करते हैं कितना एरिया है जो इन्वॉल्व है, इसके साथ कोई हड्डी जुड़ी तो नहीं हुई, इसके साथ कोई मसल या पट्टा जो है वो इन्वॉल्व तो नहीं हो गया। तो जब इसका पूरा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो फिर फैसला किया जाता है कि जब इसको ऑपरेट किया जाएगा तो उस वक्त इसके इर्द गिर्द कितना नॉर्मल टिश्यू लिया जाए कि वो खोल और वो जड़ों समेत ही निकल जाएगा। तो आम सर्जन क्या करता है, उसको पास से ही काट देता है, जैसे एक आपने सेब काट लिया से। लेकिन जो एक प्रॉपर कैंसर का सर्जन है वो इसके गिर्द नॉर्मल टिश्यू कुछ एरिया एक्स्ट्रा लेगा और फिर इसको निकालेगा ताकि पूरे का पूरा कैंसर चला जाए। उसके गिर्द जो ना नजर आने वाली धागा नुमासी जड़ें भी हैं वो भी निकल जाती हैं। इस तरह हम मरीज के अंदर कैंसर को पूरे निकालने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में वहां पर कैंसर नहीं बनता। अगर ये गलती आम सर्जन ना करे तो हम मरीज की टांग बचा लेते हैं, लेकिन अगर ये गलती एक आम सर्जन कर दे तो फिर हमें उस टांग या उस बाजू से हाथ धोना पड़ता है जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आमतौर पे देखा जाता है कि लोकल डॉक्टर जो हैं वो बार बार ब्लड टेस्ट यानी सीबीसी करवाते हैं, तो क्या सीबीसी से सार्कोमा को पकड़ा जा सकता है? देखिए, सीबीसी से तो हम ब्लड कैंसर पकड़ेंगे ना,
जो कैंसर खून के अंदर मौजूद है या जो कैंसर खून से बन रहा है जी जी उसमें सीबीसी आपको बेनिफिट दे सकती है। सार्कोमा जो हड्डियों में या पट्टों में बन रहा है वो सीबीसी आपको कैसे बता देगी कि आपके पेट में या आपके हड्डी में कैंसर है। तो सीबीसी का टेस्ट कराना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, या फिर कोई भी इस किस्म का ब्लड टेस्ट कराना कि जी इसके करने से हम कैंसर को पकड़ लेंगे, ऐसी बात करता है। इस केस में तो बिल्कुल झूठ है, सही, ये कतन ठीक बात नहीं है। फिर आप देखेंगे कुछ लोग आपको कहते हैं कि आप एफएनएसी करा लें, सुई वाला टेस्ट करा लें, भी ये रसोली है इसके अंदर से सुई से पानी निकाल लेंगे और हम टेस्ट करके बता देंगे आपको कैंसर है या नहीं है। ये एक आप कह लें कि बहुत बड़ी गलती है जो आप कर बैठते हैं। अच्छा, इसका खमियाजा फिर मरीज ही भुगतता है और कोई नहीं भुगतता, क्योंकि जब आप एफएनएसी लेते हैं, एक तो आप उस सिरिंज के जरिए वहां पर उस पूरे ट्रैक में जो जिस जगह से सिरिंज गुजरती है वहां कैंसर के सेल छोड़ देते हैं और फिर वहां कैंसर फैलना शुरू कर देता है। दूसरा, एफएनएसी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, उससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और आपने रसोली के नॉर्मल हिस्से से अगर सैंपल ले लिया है तो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगी और आप कैंसर को इग्नोर कर जाएंगे कि आपको तो कैंसर नहीं, जबकि कैंसर तो था। और अगर आपने उसको सही जगह से सैंपल ले भी लिया है तो वो आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन देगी कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मल सेल्स हैं या नहीं है। तो एबनॉर्मल सेल्स जो है वो किसी और वजह से भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। हमें तो कैंसर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके अंदर हम ग्रेड देखते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। हमने माइटोसिस देखनी है, जो सेल्स के अंदर डिवीजन हो रही होती है वो उसकी क्या स्पीड है। इसके अलावा कैंसर की टाइप देखनी है कि ये कार्सिनोमा है, सार्कोमा है, जैसे इसमें हम बात कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक बायोप्सी सैंपल से मिल सकती है, जिसमें हम प्रॉपर एक टिश्यू लेते हैं जिसको हम जाके प्रिपेयर करके लेबोरेटरी में उसके ऊपर टेस्ट लगाकर कंफर्मेशन करते हैं। तो एफएनएसी जो है वो एक बड़ा ही आप कह लें वीक सा टेस्ट है, जिससे एक तो आपका टाइम ज़ाया हो जाता है और उसके अंदर गलती की सूरत में आप अपने कैंसर को इग्नोर कर जाते हैं, जो कि बाद में फिर आपको फैला हुआ मिलता है। तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि आप सीबीसी के टेस्ट से अपने आप को जज करें कि जी आपको कैंसर है, या फिर अगर कोई रसोली बनी हुई है तो उसके अंदर आप एफएनएसी का टेस्ट करा के कोशिश करें कि हम सिरिंज वाला टेस्ट कराकर अपने मरीज का तशखीस कर लेंगे। ये सब गलत बातें हैं। सही। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक हड्डियों का सार्कोमा ख़ास तौर पे 10 से 20 साल के बच्चों में पाया जाता है। ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चे तेज़ी से अपना कद बढ़ा रहे होते हैं। तो ये कैंसर जो है बच्चों की बढ़ती यानी कि ग्रोथ की जो हड्डियाँ होती हैं उनको क्यों टारगेट करता है? ईविंग सार्कोमा आमतौर पर बच्चों में पाया जाता है या टीनेजर्स में होता है, क्योंकि ये इस वक्त हड्डी बढ़ रही होती है और हड्डी के जो किनारे हैं एपिफिजियल प्लेट्स कहते हैं, जो कि बेसिकली बढ़ती हैं और हड्डी का साइज बढ़ता है और आपका कद बढ़ रहा होता है। तो चूंकि जो एरियाज आपके जिस्म की बढ़ने में मदद दे रहे होते हैं वहाँ पर बेसिकली वही प्रोसीजर होता है जो बच्चे के पैदा होने से पहले बच्चा बनने में होता है, यानी कि माइटोसिस, सेल डिवाइड हो रहे होते हैं। तो चूंकि सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से हो रही होती है तो वहाँ पर किसी जगह पर कोई डीएनए डैमेज हो सकता है या कोई डीएनए की रिपेयर नहीं होती, तो वहाँ जो एबनॉर्मलिटी क्रिएट होती है छोटी उम्र में, वो फिर ये ईविंग सार्कोमा में कन्वर्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ईविंग सार्कोमा नामी एक सार्कोमा है वो बेसिकली जीनियाती तब्दीली की वजह से या जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से क्रिएट होता है, जो कि बच्चे की पैदाइश के वक्त कोई ऐसा जीन्स या बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी ग्रोथ प्लेट्स के अंदर कोई ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जिसमें मोस्ट कॉमन 11 and 22 ट्रांसलोकेशन होती है क्रोमोसोम्स पे, कि वो उसके सिरे जो है एबनॉर्मली एक दूसरे से शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे सूरत में फिर जो है ये मर्ज बनना शुरू हो जाता है और इसको फिर हम ईविंग सार्कोमा कहते हैं। ये अग्रेसिव होता है, बच्चों में होता है, हड्डियों में आमतौर पे बनता है, पट्टों में भी बन सकता है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, परेशान नहीं होना चाहिए। बात वहीं आ जाएगी कि अगर आप पहली स्टेज या दूसरी स्टेज में आएंगे तो ट्रीटमेंट मुकम्मल होगा, लास्ट स्टेज में आएंगे तो फिर मुकम्मल नहीं हो पाएगा। सही। डॉक्टर साहब, मैंने मेडिकल जर्नल में पढ़ा है कि सार्कोमा के जो ट्यूमर्स होते हैं वो कीमो रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनके ऊपर ना कीमोथेरेपी ज़्यादा असर कर रही होती है और ना ही शुआएं। तो फिर आप अपने क्लिनिक पे क्या हल निकालते हैं ऐसे मरीजों के लिए? देखिए, सार्कोमा जो ट्यूमर्स हैं इनको ओवरऑल रेडियो एंड कीमो रेजिस्टेंट समझाता है, यानी कि ये कीमोथेरेपी और शुआओं को इतना असरअंदाज नहीं होने देते, इनकी ये बिहेवियर है इनका। ठीक है। जैसे कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जब कीमो लगाते हैं तो वो बर्फ़ की तरह पिघल जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल लिम्फोमा है। जब हम लिम्फोमा की ट्रीटमेंट करते हैं तो एक साइकिल लगाते हैं तो पता चलता है कि गिल्टी बिल्कुल ही पिघल सी गई है। इसमें ऐसी बात नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इनका बिहेवियर ऐसा है, इनकी हिस्टोलॉजी यानी कि जो आप हमने पहले बातें की हैं उसमें ऐसी कुछ म्यूटेशंस हैं जिसकी वजह से ये कीमो और रेडिएशन को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं।
دوسرا اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سارکوما ہوتا ہے یوزلی جب بڑا ہوتا نا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو سینٹر ہوتا ہے وہ ڈیڈ ہوتا ہے, اس کو ہم نیکروسس کہتے ہیں, نیکروٹک پارٹ. ڈیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بلڈ سرکولیشن نہیں جاری ہوتی, اس لیے وہ نیکروسڈ ہو جاتا ہے اور وہاں پر آکسیجن کی سپلائی نہیں ہوتی, ایک بے جان مردہ سا پارٹ ہوتا ہے اس کا. لیکن وہ کینسر کے حساب سے زندہ ہوتا ہے, وہ کینسر ہی ہوتا ہے صحیح, لیکن وہ اپنے گرد ایک ایسی جگہ بنا لیتا ہے سینٹر میں کہ اس کو آکسیجن کی اور بلڈ کی ضرورت نہیں پڑتی. باہر والے ایریا میں بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے تو کیمو سینٹر تک نہیں پہنچ پاتی. تو جب کیمو سینٹر تک نہیں پہنچتی تو سینٹر والا جو ٹیومر ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے. ہم باہر کے ٹیومر کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو سینٹر والا ٹیومر ہے چونکہ اس کو کیمو نہیں مل رہی تو وہ تو ایکٹیو ہے, تو وہ مسلسل ڈیوائڈ ہوتا رہتا ہے اور ہم کیمو لگاتے رہتے ہیں تو یا تو ٹیومر کم نہیں ہوتا یا کیمو کے دوران ٹیومر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اس کا حل کیا نکالتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے پاس اب ایک اونکوتھرمی کی جو مشین ہے جو ہم نے یہاں پہ انسٹال کی ہے وہ اس میکانزم کو آپ کہنے کہ کینسل کر دیتی ہے یا وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اونکوتھرمی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کی اس ایریا کو ہیٹ دیتے ہیں ایک خاص ٹیمپریچر پہ, خاص فریکوینسی پہ. ہم اس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک انرجی جب شفٹ کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے. تو ہیٹ کے سے ہم 3 میکانزم کرتے ہیں. نمبر 1, ہم وہاں پر ہیٹ سے بلڈ سرکولیشن کو کھول دیتے ہیں, ویزو ڈائلیشن کہتے ہیں. بلڈ ویسلز کھل جاتے ہیں, خون کی گردش بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ سے وہاں پر جب بلڈ سرکولیشن بڑھتی ہے تو کیمو کا افیکٹ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جب ہم ریڈیشن ساتھ دے رہے ہوتے ہیں تو ریڈیشن کو کسی کینسر کو ختم کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ڈیڈ ایشو میں جب بلڈ نہیں ہوگا تو وہاں پر آکسیجن نہیں جائے گی. تو اونکوتھرمیا چونکہ وہاں پہ بلڈ سرکولیشن بڑھا رہا ہے تو وہاں آکسیجن کی مقدار بھی بڑھا دیتا ہے اور وہ آکسیجن مدد دیتی ہے. جب ہم ریڈیشن دیتے ہیں تو آکسیجن وہاں پر فری ریڈیکل بنانے میں مدد دیتی ہے جو کہ بیسیکلی کینسر سیلز کو ختم کر دیتے ہیں. تیسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ٹمپریچر بڑھتا ہے تو کینسر سیلز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر ریپیئر نہیں ہوتی, ان کو اتنی ہیٹ برداشت کرنے کی ان کے اندر سکت نہیں ہوتی, تو اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کیمو کا افیکٹ ہوتا ہے تو یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. آخری جو کام جو سب سے آئیڈیل اور بڑا اٹریکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اونکوتھرمی دیتے ہیں تو ہیٹ شوک پروٹینز بننا شروع ہو جاتی ہیں. جب بھی کسی جگہ پر گرمائش یا گرم چیز لگتی ہے تو وہاں پر ایک باڈی کے اندر ہیٹ شوک پروٹین بنتی ہے, وہ بیسیکلی خول بنا دیتی ہیں کہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ اس کو ہیٹ نہ ملے. لیکن وہ ہیٹ شوک پروٹین جب بنتی ہیں تو وہ آپ کے ڈیفنس میکینزم کو ایکٹیو کر دیتی ہیں. جو آپ کے اندر ٹی سیلز ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ کے امیون سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ہیٹ شوک پروٹین بننے سے اور وہاں پر اکٹھے ہونا شروع ہوتے ہیں. یوں آپ کی امیون میکینزم اسٹرانگ ہو جاتا ہے اور آپ کے جسم کو سگنل ملتے ہیں جو کہ خود اس کینسر سیلز کو ختم کرنا شروع کرتا ہے. تو ان پیشنٹس کے اندر پھر امینو تھراپی کا بھی رول اس سے بڑھ جاتا ہے جب ہم ان ٹی سیلز کو ایکٹیو کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اونکوتھرمیا, کیمو تھراپی, ریڈیشن اور نئی میڈیسن جو امیونو تھراپی ہیں ان تمام کے جو رسپانس ہے اس کو انہینس کر دیتی ہے, بڑھا دیتی ہے. تو ہم اپنے پاس یہاں پر جو پیشنٹ ہمارے پاس سارکوما کے آتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ریزسٹنس ہوگی, ان کو پھر ہم اونکوتھرمیا کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. ان کے سیشنز بھی دیتے ہیں, ساتھ میں کیمو بھی دیتے ہیں تاکہ ان کا ٹیومر جو ہے وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے. سرجری سے پہلے دیتے ہیں تو مقصد ہوتا ہے کہ شرنک ہو جائے گا, اور اگر سرجری نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم ریڈیکلی ٹریٹ یعنی کہ مکمل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ آخر میں ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آج کے جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس کے حساب سے تو پیغام یہی ہے کہ جب بھی آپ کے جسم پر کوئی بھی کسی قسم کی گلٹی بنتی ہے جیسے کہ ہم نے بات کی ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی مالش یا اس طرح کا کوئی کام نہ کریں, کسی سے دبوائیں نہ, بلکہ اس کو آپ چیک کروائیں جا کر اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے. اور اگر جس طرح ہم نے علامات آپ کو بتائی ہیں کہ اس کے اندر وہ 3 علامات جیسے کہ گلٹی کا سخت ہونا, اس کا دبانے سے پھسلنا نہیں, اور اس کے علاوہ اس کا تیزی سے سائز بڑھنا, اگر ایسی سچویشن ہے تو آپ فوری طور پر اپنے کسی آنکولوجسٹ, کینسر کے ڈاکٹر یا کسی سرجن سے رجوع کریں, اور بایوپسی کرانے سے پہلے ایک دفعہ سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی ضرور کروا لیں تاکہ آپ کوئی غلط ٹیسٹ کروا کر اپنے کینسر کو ڈسٹرب نہ کر دیں یا اس کو موقع نہ دے دیں پھیلنے کا. تو ہم امید کریں گے کہ ان تمام معلومات سے آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کتنے اہم ہیں, اور جب بھی کوئی بڑا ٹیسٹ کروانا ہے تو اس سے پہلے ڈاکٹر سے ڈسکس کرنا, مشورہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ, ملیں گے انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.